जैसे कि आपको पता है कि जो है केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, किसी भी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो जैसे हमने बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किए थे, उसकी बेसिक से स्टार्ट किया था कि सेल क्या है, फिर हम उसके बाकी सिस्टम की तरफ आए। इसी तरह केमिस्ट्री के जनरल साइंस के टॉपिक करने से पहले हम उसकी बेसिक को पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, एटम क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे और इनके जो रिएक्शंस होते हैं। सो मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर आज का हमारा टॉपिक है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी अशिया मौजूद होती हैं उनका एक वज़न होता है और वो जगह घेरती हैं, जिसको हम कहते हैं मैटर। इट मीन्स मैटर हम उसे कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जिसका एक वज़न हो, मास हो और वो एक जगह घेरे, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कहते हैं। इसकी मिसाल आप ले लें कि आपका एक बुक है। फॉर सपोज़ आपने बुक को टेबल के ऊपर रखा, किसी चेयर पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, उस बुक ने एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया। चाहे वो आपने बुक शेल्फ में रख दिया, कहीं पे भी आपने वो बुक रख दिया, उस बुक ने एक जगह घेरी, एक स्पेस ऑक्यूपाई किया है। उसके अलावा उस बुक का एक मास भी होगा। एक तो बुक का मास और दूसरा उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया। इट मीन्स वो बुक क्या हुई? मैटर हुई। इसी तरह यूनिवर्स में, कायनात में हर एक चीज़ मैटर है। जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा कि सारे जानदार सेल से बने होते हैं, इसी तरह कायनात की हर एक चीज़, नॉट लिविंग थिंग्स, इसमें लिविंग थिंग्स नहीं आते, कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर से बनी। सेल, मैटर ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, मगर आज का हमारा टॉपिक है मैटर। तो कायनात में जितनी अशिया होती हैं वो मैटर होती हैं। मैटर उसे कहते हैं जिसका एक मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। मैटर के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, मैटर इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आँखों से देख नहीं पाते। मैटर एक शक्ल में नहीं होता, बल्कि इसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में। कुछ जो मैटर होते हैं वो सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड से मुराद है कि उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है, मतलब कि जो जिस शक्ल में हमें जिस हालत में नज़र आते हैं वो उसी हालत में ही रहते हैं। जैसे लकड़ी का एक फिक्स्ड शेप होती है, वो जिस भी पीस में आप उसको कट करेंगे या जिस शक्ल में आपको मिलेगी वो उसी में ही रहेगी। आप उसको दबाएं, उसको कंप्रेस करने की कोशिश करें, वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करेगी। तो वो चीज़ें, तो क्या हुआ कि मैटर की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। पहली कौन सी थी? जिनकी एक फ़िक्स शेप होती है, रिजिड होती हैं, जैसे कि आपका वुड, लकड़ी आ गई, लोहा, आयरन, स्टोन, पत्थर, ये सख्त होते हैं। कुछ मैटर्स क्या होते हैं, वो फ़्लो करते हैं। फ़्लो से मुराद है बहते हैं, जैसे पानी आपका हो गया। कोई भी लिक्विड चीज़ जो आपकी फ़्लो करे, आप सबको पता है कि फ़्लो वही चीज़ करती है जिसके जो मॉलिक्यूल्स लूज़ हो। लूज़ से मुराद है कि वो चीज़ की फ़िक्स शेप ना हो। फ़िक्स शेप नहीं होगी तो वो चीज़ फ़्लो करेगी, और फ़्लो हमेशा लिक्विड करता है। तो कुछ जो मैटर की फॉर्म्स हैं वो फ़्लो करती है, जैसे आपका वाटर, ऑयल। और कुछ जो मैटर होते हैं उनकी ना शेप होती है, ना ही कोई एक्यूरेट वॉल्यूम होता है, जैसे कि एयर।
एयर आपको किसी भी शेप में नहीं मिलेगी, ना ही उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो मैटर क्या हुआ कि मैटर की अगर हम देखें तो मैटर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने कहा कि रिजिड होते हैं, कुछ फ्लो करते हैं और कुछ की कोई शेप होती ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स बज़ाहिर जो हमें अपनी आँखों से जो चीज़ देखते हैं उनकी बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसको कहते हैं जो चीज़ दिखने में हम देख के आइडेंटिफाई कर सकें। कोई ट्रायंगुलर शेप का है, हम उसको ट्रायंगुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हम उसकी शेप ट्रायंगुलर देखते हैं। कोई सर्कुलर शेप का है तो हम क्यों उसको सर्किल कहते हैं? क्योंकि वो सर्कुलर शेप दिखने में है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम उसे कहते हैं जो चीज़ बज़ाहिर हमें नज़र आए। तो जो स्टेट्स हैं मैटर की वो होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये न्यू स्टेट अभी आई है, पहले 3 होती थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम सॉलिड को देखें कि सॉलिड जो मैटर की स्टेट है वो दिखने में कैसे होती हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सॉलिड की एग्जांपल आपकी कोई भी चेयर हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है, आयरन, वुड, ये सारी आपकी सॉलिड में आ जाती है। तो इट मीन्स सॉलिड की क्या होती है, एक फ़िक्स्ड शेप होती है और उसका एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है। फ़िक्स्ड वॉल्यूम से मुराद है उसका मास। तो सॉलिड की एक फ़िक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। उसके अलावा सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं। फॉर सपोज़ ये एक सॉलिड है, लकड़ी का पीस है, तो ये क्या है, ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें अगर आप देखें तो इनमें कोई भी बीच में स्पेस नहीं है इनके मॉलिक्यूल्स में। सॉलिड के जो भी अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में स्पेस नहीं होता और इस स्पेस के ना होने की वजह से इनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। इस मॉलिक्यूलर स्पेस ना होने की वजह से सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है और इनके मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। ये अपनी जगह से नहीं हिल पाते। मगर क्या होता है कि ये अपनी जगह से हिल तो नहीं पाते, इनमें एक मोशन होती है, मीन्स ये अब यहाँ से यहाँ तो नहीं जाएगा, लेकिन ये अपनी ही जगह पे रह के एक मोशन करते हैं जिसको कहते हैं वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशन मोशन आपने देखा होगा कि जैसे कि मोबाइल आप वाइब्रेट पे रख देते हो तो वो अपनी फ़िक्स जगह पे क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। मीन्स अपनी ही जगह पे रह के थोड़ी सी हल्की मूवमेंट करता है, अपनी जगह चेंज नहीं करता, मगर उसमें टू एंड फ्रो मोशन हो जाता है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। इसी तरह सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक मोशन करते हैं, एक मोशन में होते हैं। मोशन से मुराद है हरकत करते हैं जिसको कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। तो ये थे कुछ सॉलिड के कैरेक्टर्स कि सॉलिड की क्या हुए, एक तो इसकी फ़िक्स शेप होती है, दूसरा इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, तीसरा इनके अंदर एक मोशन होती है जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन, चौथा इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में टाइटली बाउंड होते हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होती और आपस में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। एक और है कि ये कंप्रेस, अगर हम यहाँ से इसको दबाएं तो ये कंप्रेस भी नहीं होंगे। अगर हम इस लकड़ी के पीस को यहाँ से भी पुश करें, यहाँ से भी दबाएं, इस साइड से भी दबाएं, यहाँ से भी, तो ये स्क्वीज़ नहीं होंगे। जैसे कि स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप खींचते हो या दबाते हो तो छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन सॉलिड में ये नहीं होता। सॉलिड में आप जितना इसको पुश करोगे या कंप्रेस करोगे ये अपनी शक्ल, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। उसके अलावा एक और कैरेक्टर इसका है कि इसकी जो डिफ्यूज़न होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। अब डिफ्यूज़न क्या होती है, डिफ्यूज़न हम उसे कहते हैं जो चीज़ ज़्यादा स्टेट से लोअर में जाए, मीन्स हाई से लो में जाए। तो इसकी जो डिफ्यूज़न है वो बहुत ज़्यादा लो होती है।
सेकंड है हमारे पास लिक्विड, जो स्टेट ऑफ मैटर की सेकंड टाइप है, फॉर्म है। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड का जो मास होता है वो तो फिक्स होता है। फॉर सपोज़ आपने 1 लीटर मिल्क ले लिया किसी भी बर्तन में, अब उस बर्तन में जो मिल्क है, दूध है, वो आपने किसी और बर्तन में डाल दिया। अब क्या हुआ कि पहले उस बर्तन का शेप थी इस तरह से, इसमें आपने मिल्क डाल दिया। अब दूसरे की शक्ल है इस तरह से, एक इस तरह से था, एक इस तरह से, लेकिन दूध क्या था इसमें, आपने 1 लीटर लिया। अब यही दूध आपने अगर इसमें डाला है तो ये रहेगा तो उतना ही जितना आपने लिया था। मीन्स 1 लीटर आपने इसमें लिया था, तो यही दूध आपने इसमें जब डाला तो तब भी यहाँ पर वो 1 ही लीटर रहेगा। मगर डिफरेंस क्या आया, फ़र्क क्या आया यहाँ पे, कि आपने जब इस बर्तन में दूध लिया तो उस लिक्विड ने, उस दूध ने इसकी शक्ल इख्तियार कर ली, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, इसकी शक्ल इख्तियार कर ली। फिर आपने जब वही दूध इस कंटेनर में डाला, गिलास में, किसी भी गिलास में, तो अब क्या हुआ कि इस दूध ने इसकी शक्ल इख्तियार कर ली। तो इससे क्या पता चलता है कि लिक्विड की जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम से मुराद है आपने यहाँ पे 1 लीटर लिया, जब ये यहाँ में इस गिलास में डाला, इस कंटेनर में डाला, तो यहाँ पर भी ये 1 ही लीटर रहा। तो इट मीन्स कि लिक्विड की क्या होती है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है, मगर उसकी जो शेप होती है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, अकॉर्डिंग टू द पॉट। किसी भी बर्तन में डालें उसको, किसी भी कंटेनर में डालें, तो उसकी शेप उस जैसी हो जाएगी जिसमें आप उसको डाल रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने सॉलिड का देखा कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बाउंडेड है, इसमें कोई स्पेस नहीं था। तो लिक्विड में क्या होता है, फॉर सपोज़ ये लिक्विड है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है। अब जैसे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखें और लिक्विड के देखें, तो सॉलिड में कोई भी स्पेस नहीं था, एक दूसरे से आपस में टाइटली बाउंड थे, जुड़े हुए थे। लेकिन लिक्विड में क्या हो रहा है कि ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इनमें बीच में स्पेस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में स्पेस है, खालीपन है। इस स्पेस होने की वजह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इनके स्पेस होने की वजह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। दूसरा पॉइंट ये था कि एक जो है इनकी फिक्स शेप नहीं होती ड्यू टू स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इस स्पेस को कहा जाता है, ये जो स्पेस इनके इर्द गिर्द मौजूद है मॉलिक्यूल्स के, इसको कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस। ये आपस में लेस पैक्ड होते हैं, लेस पैक्ड से मुराद है इनके बीच में स्पेस है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते। दूसरा पॉइंट था कि ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं और इनका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप नहीं होती। इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के आपस में मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं तो इनकी आपस में अट्रैक्शन, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर यही बॉन्डिंग हम इन लिक्विड में देखें तो इन लिक्विड की जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर मौजूद होते हैं। दूसरा कि इनका जो डिफ्यूजन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, डिफ्यूजन पावर ज़्यादा होता है। अब तीसरी स्टेट आ गई आपकी गैस, जो मैटर की तीसरी स्टेट है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपने ये है आपके, ये आपका है गैस के मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या हुआ कि ये आपने किसी कंटेनर में देखिए, इसमें और इसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर थे एक दूसरे से, इसके बहुत ज़्यादा दूर हैं। इनके बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है।
तो इस बहुत ज़्यादा स्पेस की वजह से कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, कोई यहाँ पे होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा दूर। तो इस बहुत ज़्यादा स्पेस होने की वजह से ना इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना इनकी कोई फिक्स्ड शेप होती है, ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इनका जो वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल होता है, मतलब कि वॉल्यूम अगर इनको सबको इन मॉलिक्यूल्स को बांध दें, जैसे कि आप सिलेंडर में गैस भरवाते हो, गैस सिलेंडर्स में, तो उसके अंदर वो क्या होती है, गैस होती है। वो गैस क्या करते हैं, एक ही जगह पे उसको बंद कर देते हैं। जब ये गैस एक जगह पे बंद हो जाती है, मीन्स मॉलिक्यूल्स आप एक इर्द गिर्द नज़दीक आ जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाते हैं तब इनका वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इनके वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम इनको मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एक जगह पे कंप्रेस कर देते हैं, बंद कर देते हैं। एक तो इसकी फ़िक्स शेप नहीं होती, दूसरा फ़िक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, और इनके बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, टाइटली आपस में बाउंड नहीं होते, लेस होते हैं। और इनकी आपस में मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा दूर होते हैं तो उनकी आपस में अट्रैक्शन नहीं हो पाती। अगर हम इसको दबाएं, इन दोनों को आपस में दबाएं, यहाँ से इसको दबाएं, यहाँ से इसको, तो ये ईज़िली कंप्रेस हो जाएंगे। ईज़िली इसको अगर यहाँ से दबाएं, यहाँ से, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और करीब आ जाएंगे, तो इनको आसानी से दबाया जा सकता है। और इनकी जो डिफ्यूजन पावर है, डिफ्यूजन से मुराद है कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाना। इनकी डिफ्यूजन की एग्जांपल्स आप ऐसे ले लें कि फॉर सपोज़ एक परफ्यूम है, परफ्यूम की बॉटल में क्या है, लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड है, लिक्विड की एग्जांपल लेते हैं डिफ्यूजन में। तो अब उस परफ्यूम की बॉटल में क्या है, बहुत ज़्यादा लिक्विड है, हाई कंसंट्रेशन है। अब क्या हुआ कि उस परफ्यूम को आपने एक खाली कमरे में स्प्रे कर दिया। अब वो स्प्रे करने के बाद क्या हुआ, वो परफ्यूम पूरे कमरे में फैल जाता है। पूरे कमरे में फैलने से क्या मुराद है कि वो हर जगह अब उसकी स्मेल आएगी उस कमरे में। तो ये मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के थे वो कहाँ गए, हाई कंसंट्रेशन जो इसकी बॉटल में थी, बहुत ज़्यादा परफ्यूम थी, फिर आपने उसको लो कंसंट्रेशन में डाला जहाँ पे परफ्यूम थी नहीं, मीन्स कमरे में स्प्रे कर दिया। तो अब मॉलिक्यूल्स कहाँ स्प्रे हुए, हायर से लोअर में गए, मीन्स परफ्यूम की बॉटल से निकल के वो कमरे में स्प्रे हुए। तो अब इसकी ये पूरी कमरे में फैल गए। इस चीज़ को कहते हैं डिफ्यूजन, मीन्स फैलना, हाई से लोअर में जाना, हाई स्टेट से लोअर में जाना और वहाँ पे स्प्रेड हो जाना। इसी तरह गैस की जो डिफ्यूजन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं फोर्थ स्टेट मैटर की। फोर्थ स्टेट जो है मैटर की वो उसे कहते हैं प्लाज्मा। ये अभी अभी न्यू आई है। प्लाज्मा हम उसे कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसी चीज़ों को, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी देखी है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड भी नहीं कह सकते, लिक्विड भी नहीं कह सकते, गैस भी नहीं कह सकते नहीं कह सकते ऑब्वियसली, क्योंकि वो किसी तीनों स्टेट में नहीं आती। तो ये आपके आ जाती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को रखते हैं जो हाईली चार्ज्ड हों या आयोनाइज हो सकें। आयोनाइज से मुराद है उनके अंदर चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्स जो आपके शाइन करते हैं उनके पास बहुत एनर्जी होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो और वो आयोनाइज हो सकें तो उनको हम कहते हैं प्लाज्मा। ये थी ओवरऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री में देखें, जनरल साइंस में, तो कुछ टर्म्स होती हैं बेसिक। एक होती है सब्सटेंस और दूसरी होती है मैटर।
अब सब्सटेंस क्या होती है और मैटर क्या होता है? सब्सटेंस हम उसे कहते हैं मैटर की वो किस्म है जो आपको प्योर फॉर्म में मिले। प्योर फॉर्म में से मुराद है जिस हालत में वो निकाली गई है उसी हालत में हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आपका नमक, सॉल्ट, रेत, सैंड। मीन्स वो फॉर्म, वो हालत मैटर की जो आपको प्योर फॉर्म में मिले। डायमंड। अब ज़रूरी नहीं कि वो सब्सटेंस सिर्फ एक ही एलिमेंट से बना हो, वो और ज़्यादा एलिमेंट से भी मिलके बनता है। मीन्स कंपाउंड की शक्ल में भी हो सकता है, मगर वो उसकी शर्त ये है कि वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ना वो टूटे और ना उसको फर्दर प्योरीफाई, मीन्स ना उसको फर्दर प्योरीफाई किया जा सके। इसकी मिसाल गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, डायमंड। तो सब्सटेंस क्या था? वो मैटर की वो फॉर्म जो आपको प्योर फॉर्म में मिले, और वो मैटर एक भी एलिमेंट से मिलके बन सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब मिक्सचर होता है इसके अपोजिट। मिक्सचर कहते हैं दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस को। सब्सटेंस तो हो गया आपका जो आपको प्योर फॉर्म में मिले। अब मिक्सचर में क्या हुआ? आपने एक सब्सटेंस नहीं बल्कि दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस लेने। जैसे कि आपने ले लिया पानी। पानी एक क्या है? सब्सटेंस है जो आपको प्योर फॉर्म में मिलता है। दूसरा ले लिया साल्ट। अब ये साल्ट कोई भी हो सकता है, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती हैं ऑलमोस्ट। अब वो मेरीन साल्ट भी हो सकता है, पानी से मिला हुआ, जो आप सॉल्ट घर में यूज़ करते हैं वो भी सॉल्ट हो सकता है। मीन्स कोई भी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट सारे सेम होते हैं ऑलमोस्ट। अब इस साल्ट को आपने इस पानी के अंदर मिला दिया तो ये बन गया मिक्सचर। मिक्सचर में क्या हुआ? आपने दो सब्सटेंस लिए, एक सॉल्ट एक वाटर, क्योंकि ये दोनों प्योर फॉर्म में हैं। तो मिक्सचर की शर्त क्या है कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं फिज़िकली हमने मिलाया, कोई केमिकल इसमें नहीं डाला इनको मिक्स करने के लिए, बस हमने सॉल्ट लिया, पानी लिया, उसके अंदर डाल दिया, तो ये आपका बन गया एक मिक्सचर। इसके अलावा आपने ले लिया रेत, ले ली सैंड जिसे कहते हैं, वो पानी के अंदर डाल दी, ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये आपका बन गया मिक्सचर। तो मिक्सचर हम उसे कहते हैं जो जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को फिज़िकली कंबाइन करें और ये सेपरेट भी हो जाते हैं बाद में। अगर आप इनको फिज़िकली सेपरेट भी हो सकते हैं, मतलब कि अगर आपने रेत के अंदर पानी डाल दिया तो ये रेत अलग भी हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। इसी तरह नमक डाल दिया पानी के अंदर, तो अगर आप क्या कर देंगे, आप पानी को अलग कर सकते हैं और सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। उनके लिए एक फ़िज़िकल मेथड यूज़ किए जाते हैं जिस वजह से ये दोनों चीज़ें अलग भी हो जाती हैं बाद में। इसी तरह एक और मिसाल ले लें कि पानी के अंदर आपने तेल डाल दिया, ऑयल या शुगर डाल दी, तो ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं दो या दो से ज़्यादा मिलकर मिक्सचर बनाते हैं। इसके अलावा आज हमारा एक और टॉपिक है, वो है एटम। एटम भी बेसिक टॉपिक है केमिस्ट्री का या फिर जनरल साइंस का, जैसे सेल था इसी तरह एटम है। अब एटम क्या होता है, एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एटम किससे बना होता है, ये सारा आज हम पढ़ेंगे। एटम क्या है? जो अभी आपने ये मैटर पढ़ा कि सारी कायनात की हर एक चीज़ मैटर से बनी होती है। अब ये मैटर खुद ऐसे ही नहीं बना, बल्कि मैटर खुद किसी चीज़ से बना है और वो है एटम। मीन्स सारे जो मैटर्स हैं वो सब एटम से मिलके बनते हैं। मैटर समझ लें एक दीवार है, जैसे हमने सेल के टाइप एग्जाम्पल ली थी कि मैटर समझ लें एक दीवार है, वॉल। एटम क्या है? इसकी ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं।
जब तक ये एटम नहीं होंगे ये मैटर नहीं बनेगा, ये दीवार नहीं बनेगी। तो एटम क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी मैटर का। जैसे सेल को हमने कहा सेल इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल, इसी तरह एटम भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे सारे मैटर बनते हैं। पहली दफ़ा एटम को जो प्रपोज किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस एक साइंटिस्ट थे जिसने पहली दफ़ा एटम को दरियाफ्त किया था। उसके बाद एटम के स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारी थ्योरीज़ आती गई कि एटम कैसे बना है, इसके अंदर और क्या है, ये दिखने में कैसा है, इसके अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं। तो इस पे काफ़ी सारी थ्योरीज आती हैं। जो पहली थ्योरी थी एटम के स्ट्रक्चर पे वो दी थी जॉन डाल्टन ने। सर जॉन डाल्टन ने 1080s में एक थ्योरी दी थी एटम के स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर से मुराद है वो दिखने में कैसा है, कैसे बना हुआ है, उसके अंदर क्या मौजूद है, उस पे एक थ्योरी दी थी जिसको कहा गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम को अगर हम देखें बज़ाहिर तो एटम जो है 3 चीज़ों से बना है। एक होता है उसका न्यूक्लियस एटम का, जिसके अंदर पड़ा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जैसे हमने सेल के टाइम पढ़ा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसी तरह एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेम एज इट इज़ जैसे हमने कहा कि न्यूक्लियस का ब्रेन है, कंट्रोल करता है पूरी एक्टिविटीज़ को, इसी तरह एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो भी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो एटम किससे बना होता है? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर उसके अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल होता है। फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट, जिनके अंदर पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन सी चीज़ें आ गई एटम के स्ट्रक्चर में कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती। और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की होती है नेगेटिव चार्ज। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर एटम का कि एटम किससे बना है? प्रोटॉन जिसकी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जिसकी नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जिसकी कोई चार्ज नहीं होती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद है कि जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी स्ट्रक्चर की, एटम के स्ट्रक्चर की, वो क्या थी? जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि सारे जो मैटर्स हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से। और उस टाइम क्या था कि एटम के जो ये पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये डिस्कवर नहीं होते, इनका अभी पता नहीं चला था कि ये भी एटम के अंदर मौजूद हैं। तो क्या था कि जॉन डाल्टन ने ये कहा कि ये जो एटम है ये इंडिविजिबल है, मीन्स इससे ज़्यादा ये टूट नहीं सकता, ये जितना है उतना ही है, मीन्स इससे ज़्यादा इसके और पार्टिकल्स नहीं। और इसके अलावा इसने ये कहा था कि एटम का जो है एक कांस्टेंट या फिक्स मास है, मीन्स अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसका मास 1 ही रहेगा चाहे वो कहीं पे भी हो। हीलियम में उसका मास 2 रहेगा चाहे वो कहीं पे भी हो। लिथियम में उसका 3, 6, मतलब कि हर एलिमेंट का एलिमेंट टू एलिमेंट उनका मास फिक्स रहता है, मगर ये मास सबका एक जैसा नहीं होता, हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है, मगर उस एलिमेंट का वो मास फिक्स होता है चाहे वो कहीं पे भी मौजूद हो। उसके अलावा इसने कहा था कि एटम को न क्रिएट किया जा सकता है न उसको तबाह किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जे.जे. थॉम्पसन।
उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास शीशे ट्यूब लिया, उसके अंदर उसने 2 पॉइंट रखे, एक को एनोड कहा, दूसरे को कैथोड। एनोड क्या था? पॉजिटिव था, और कैथोड नेगेटिव था। वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की बीम उसने ट्रांसफ़र की, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र की, मतलब कि लाइट पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की। उसने क्या देखा कि जब इसने ये इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज हैं, तो इसने जब लाइट पास की यहाँ से, तो ये लाइट जाके स्ट्राइक की पॉजिटिव एनोड की तरफ, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, एनोड की तरफ, और यहाँ पर ये चमकने लगी, यहाँ पे ये ग्लो करने लगी ये लाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो उसने लाइट बीम पास की है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई। जो चीज़ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है वो नेगेटिव होती है, और जो चीज़ नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है वो पॉजिटिव होती है। आपको सबको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस हैं वो आपस में क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं, और जो एक जैसी चार्जेस हैं वो आपस में रिपल करती हैं। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से पास की, तो इस पॉजिटिव पॉइंट पे इसने देखा कि ये पॉइंट पे ये लाइट जाके स्ट्राइक की लगी, और ये पॉइंट चमकने लगा, फ्लोरेंस आ गया, उसमें ग्लो आ गया। तब इसने ये कंक्लूजन दिया कि जो यहाँ से ये लाइट गई है ये नेगेटिव थी, क्योंकि ये पॉजिटिव पे लगी, और इसको इसने नाम दिया कैथोड रेस। कैथोड रेस क्या था? इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तब इसने ये डिस्कवर किया कि इस एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं। फिर इसने ये भी देखा कि कुछ जो लाइट्स हैं वो इस एनोड से कैथोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड क्या था? नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पे कैथोड था, यहाँ पे पॉजिटिव था। कुछ लाइट यहाँ गई जो नेगेटिव थी, इलेक्ट्रॉन, और कुछ लाइट इस साइड गई, मीन्स नेगेटिव साइड गई, जो कि पॉजिटिव थी। तो कहा इसने कि जो नेगेटिव साइड गई हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, और जो पॉजिटिव साइड रेज गई हैं वो नेगेटिव चार्ज हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थ्रू द कैथोड ट्यूब, जो कि ग्लास का बना हुआ था। एक ग्लास ट्यूब था जिसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया था, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन्स की। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई सारी, तो रदरफोर्ड ने अपनी क्या की, उसने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया, मीन्स उसने कुछ तब्दीलियाँ लाई एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से। फिर उसने ये कहा कि एटम जो है वो डिविजल पार्टिकल है, और उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बताया कि न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नहीं चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर आ गया एटम का कि एटम कैसे बना है, कौन से पार्टिकल्स हैं, इन पे कौन सी थ्योरीज बेसिक। फिर इनका मास अगर हम देखें और चार्ज देखें, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी, और चार्ज की वैल्यू होती है 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। ये थी प्रोटॉन की चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी सेम थी, क्योंकि चार्ज सेम रहती है। बाकी जो प्रोटॉन का मास था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम्स ज़्यादा था? 1800 टाइम्स ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन की।
प्रोटॉन का मास था 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24 मास था प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31। बाकी बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सेम मास था प्रोटॉन जितना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही जगह अंदर पड़े हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो इस वजह से इन दोनों का मास क्या था, सेम था। तो न्यूट्रॉन का जो मास था वो था 1.674 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, मतलब कि यहाँ पर 672 है, यहाँ पर 674 है, सिर्फ 2 डिजिट का फ़र्क है। बाकी अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो है वो 1800 टाइम्स कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। उसके अलावा तो इलेक्ट्रॉन का ये जो मास है वो निग्लिजिबल होता है, ये इतना कम होता है तो इसको कैलकुलेट किया नहीं जाता। उसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं इनका मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उनको क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता है कि एटम का एक मास होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और एटम का एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं Z, और किसी भी एटम या एलिमेंट को X से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम लिखें कि हीलियम है, हीलियम का यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, यहाँ पे मास लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिखेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हम कहते हैं आपके जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इन दोनों के मास को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका बन जाता है एटॉमिक मास। अगर हम सिर्फ प्रोटॉन का मास लेते हैं तो वो होता है आपका एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमने अभी कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि इसका मास इतना कम होता है कि इसको निगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है। तो अगर हम सिर्फ प्रोटॉन का मास लेते हैं तो वो कहलाएगा आपका एटॉमिक नंबर। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लेते हैं, जमा करते हैं, तो वो कहलाता है आपका एटॉमिक मास, जिसको हम शो करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को सिंबलाइज करते हैं Z से। तो ये था आज का ओवरऑल आपका कि मैटर क्या होता है, उसकी कितनी स्टेट्स हैं। फिर हमने देखा कि मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसको हम कहते हैं मैटर। फिर हमने ये देखा कि मैटर जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल है और वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहली थी सॉलिड में क्या देखा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं और उनका एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, और उनके अंदर एक मोशन होती है जिसको हमने कहा वाइब्रेशनल मोशन। फिर हमने ये देखा कि लिक्विड जो है उनके मॉलिक्यूल्स कम्पैक्ट होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है और उसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, मगर कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, तो उनके मॉलिक्यूल्स में स्पेस होता है। फिर हमने गैस को देखा कि गैस की ना कोई शेप होती है ना वॉल्यूम होता है, और उसको आसानी से कंप्रेस किया जाता है, और उनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं होती, बिल्कुल निग्लिजिबल होती है। फिर हमने फोर्थ स्टेट जो न्यू आई है प्लाज्मा, उसको हमने देखा कि उनको कहते हैं जो चार्ज पार्टिकल्स जो आयोनाइज हो सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि सब्सटेंस क्या होता है, कि किसी भी मेटल की प्योर फॉर्म को हम सब्सटेंस कहते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, डायमंड, ये आपके आ जाते हैं सब्सटेंस। देन मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को हमने देखा कि जब इसी सब्सटेंस के हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन कर देते हैं फिज़िकली, तो हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि हमने पानी के अंदर तेल डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया, तो हमने दो सब्सटेंस को लिया और उनको आपस में मिला दिया, तो ये आपका बन गया मिक्सचर। उसके बाद हमने ये देखा कि एटम क्या होता है। एटम की पहली दफ़ा जो है थ्योरी दी गई थी जॉन डाल्टन ने, और एटम को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था डेमोक्रिटस ने।
उसके बाद क्या था कि एटम की हमने देखी कैसे बना होता है कि उस एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर होती है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर होती है कोई भी चार्ज नहीं होती, और इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट होते हैं, उनके अंदर पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर होती है नेगेटिव चार्ज। फिर हमने ये देखा कि अगर हम उसके मास को देखें तो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम प्रोटॉन का मास उठाएं तो वो होता है एटॉमिक नंबर, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास उठाएं तो वो होता है एटॉमिक मास, जिसको हम ए से शो करते हैं, और एटॉमिक नंबर को जेड से शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो निग्लिजिबल होता है। उसके बाद क्या था कि जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि एटम जो है वो सारे मैटर एटम से बने हैं, और एटम को इंडिविजुअल कहा गया कि वो ज़्यादा और डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम क्या था कि अभी इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। फिर उसने ये कहा कि एटम को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देन एक थ्योरी दी गई थी, एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने। उसने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब लिया, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बीम पास की जो कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, मीन्स एनोड की तरफ, जिसको उसने नाम दिया कैथोड रेस। कैथोड रेस थी आपकी इलेक्ट्रॉन। फिर उसने कुछ देखा कि कुछ जो बीम्स हैं लाइट वो कैथोड साइड जो है अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसको उसने नाम दिया एनोड या फिर उसको प्रोटॉन। उसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी को मॉडिफाई किया और एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया न्यूक्लियस के बाद। फिर हमने ये देखा कि एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी चार्जेस क्या हैं और इनका मास क्या है। प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है, उसका जो चार्ज है वो मतलब 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम है, और इसका मास है 1.672 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24, जो कि 1800 मरतबा ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होती है सेम एज इट इज़, मगर अपोजिट नेगेटिव। और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31। तो ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफिज़।